भाइयों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 5.1। ये कंप्लीट करेंगे साथियों, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मित्रों, आज के प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि साथियों, एक बार मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ। तो आप प्रश्नावली 5.1 के सभी प्रश्नों को देख लीजिए। इसमें टोटल कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें टोटल 5 प्रश्न आपके इधर हैं। उसके बाद साथियों 4 प्रश्न आपके इस तरफ दिए गए हैं। तो 4 प्रश्न आपके इस तरफ हैं। कुल मिलाकर साथियों इसमें काफ़ी प्रश्न हैं। वैसे टोटल 9 प्रश्न हैं। वैसे इसमें इसमें देखा जाए तो प्रश्न नंबर 8 में काफ़ी प्रश्न दिए गए हैं। हल किया जाए तो ये कम से कम ये जो है आधे घंटे का इसका एक ही वीडियो बन जाएगा साथियों। लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर को हल करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है साथियों, इसमें पूछा गया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। साथियों, इस प्रश्न में ये कहा गया है कि एक टैक्सी है जिसका जो है साथियों 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया लगता है। अगर आप उसके अतिरिक्त जो है एक मतलब जो है और आगे जाते हैं 1 किलोमीटर पर, तो प्रति किलोमीटर का आगे का किराया 8 रुपये एक्स्ट्रा लगता है साथियों। तो यही प्रश्न अब हमें सॉल्व करना है और इसी को सॉल्व करके हमें बनाना है समांतर श्रेणी मित्रों। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले साथियों यहाँ पर आपको प्रथम किलोमीटर का किराया और प्रत्येक किलोमीटर का अतिरिक्त किराया, इसको आप लोगों को नोट कर लेना है। तो प्रत्येक किलोमीटर का किराया 15 रुपया साथियों और अतिरिक्त किराया 8 रुपया है। तो चलिए इस बात को हम लिख लेते हैं। तो मित्रों मैंने लिख लिया, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है, प्रत्येक किलोमीटर का अतिरिक्त किराया 8 रुपया है। यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हैं तो आपको 8 रुपया और उसमें एक्स्ट्रा जोड़ कर देना पड़ेगा। तो अब हम श्रेणी बनाने के लिए इसका जो है अलग अलग निकालते हैं साथियों। तो देखिए, पहला हमारा यानी कि पहले किलोमीटर का किराया साथियों 1 किलोमीटर का किराया। तो 1 किलोमीटर का किराया पहले पहले किलोमीटर का किराया, चाहे 1 कह सकते हैं, 1 किलोमीटर मीटर का किराया बराबर साथियों हमारा 15 रुपया है। ये 1 किलोमीटर का किराया है। अब अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं तो 15 में 8 आपको जोड़ करके देना पड़ेगा। तो अब हम निकालते हैं 2 किलोमीटर का किराया साथियों। 2 किलोमीटर का किराया, तो 2 किलोमीटर का किराया साथियों क्या होगा, 15 प्लस 8, यानी 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 को अगर आप जोड़ते हैं तो आपका आंसर 23 हो जाएगा। तो यानी 2 किलोमीटर का किराया आपको 23 रुपया देना पड़ेगा साथियों। उसके बाद 3 किलोमीटर का निकालते हैं। 3 किलोमीटर का किराया, तो 3 किलोमीटर का किराया साथियों आपको 23 में और 8 जोड़ जोड़ करके देना पड़ेगा। तो 23 प्लस 8, तो 23 प्लस 8 अगर आप इसको जोड़ते हैं तो आपका आंसर 31 आएगा। तो आपको 31 रुपया देना पड़ेगा साथियों। उसके बाद इसी प्रकार अगर 4 किलोमीटर का किराया निकालते हैं, 4 किलोमीटर का किराया, तो साथियों 4 किलोमीटर का किराया आपका 31 में 8 जोड़ करके देना पड़ेगा। तो 31 प्लस 8 और 31 में 8 जोड़ेंगे तो साथियों आपका 39 हो जाएगा। तो आपको 39 रुपया देना पड़ेगा। इस प्रकार साथियों किराए का एक श्रेणी प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पर श्रेणी जो होगा, किरायों का एक श्रेणी होगा, वो कितना कितना होगा साथियों, 15, उसके बाद 23, कामा 31, कामा 39। इस प्रकार से ऐसे श्रेणी प्राप्त हुई। आगे तक और भी आप निकालते हैं 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, तो और आपको श्रेणी प्राप्त होता जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों, आपको एक श्रेणी प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो है सभी का सर्वांतर समान है। अगर सभी का सर्वांतर समान है तो ये जो प्राप्त श्रेणी है ये एपी में होगा, यानी कि समांतर श्रेणी होगा। और सभी का सर्वांतर समान नहीं होगा तो स्टूडेंट जो है ये समांतर श्रेणी नहीं होगा, यानी एपी में नहीं होगा। तो अब सर्वांतर किस प्रकार से निकालना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए आप सभी लोग। इसमें प्रथम पद मानना पड़ेगा। तो प्रथम पद को ये से लिखते हैं,
तो प्रथम पद आपका श्रेणी का 15 हो जाएगा, क्योंकि पहले यही है तो प्रथम पद यही होगा। उसके बाद साथियों आप सर्वांतर जो है सभी का निकालेंगे, तो सभी का सर्वांतर निकालेंगे और सर्वांतर को साथियों डी से लिखते हैं। तो डी बराबर जो होगा, इस प्रकार पहला सर्वांतर निकाल रहे हैं तो D1 मान लेंगे। अब सर्वांतर किस प्रकार से निकाला जाएगा, दूसरे में से पहला घटाना पड़ेगा साथियों। तो 23 माइनस 15 और 23 में से 15 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा साथियों। उसके बाद D2 निकालेंगे, यानी तो D2 जब निकालेंगे सर्वांतर, तो साथियों आपको जो है तीसरे में से दूसरा घटाना पड़ेगा। तो 31 माइनस 23, तो 31 में से 23 को घटाएंगे तब भी 8 आएगा साथियों। इस प्रकार अगर D3 निकालते हैं तो D3 बराबर, अब D3 जब निकालेंगे तो साथियों 39 में से 31 घटाना पड़ेगा। तो 39 माइनस 31 करेंगे तभी आपका अंतर जो है 8 ही आएगा साथियों। तो यानी अब हम कह सकते हैं कि हमारी जो श्रेणी है वो AP में है, वो हमारी श्रेणी जो है AP में है साथियों। तो अब हम कह सकते हैं कि अतः 15 का मत 23, उसके बाद 31 कामा 39, ये जो आपकी श्रेणी ऊपर दी थी साथियों ये AP में है, एक AP है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक AP है, यानी इसका मतलब ये कि एक समांतर श्रेणी है। तो ये रहा इस प्रश्न का हल साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग 5.1 का पहला प्रश्न का पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे साथियों। ये पहले प्रश्न का पहला प्रश्न है। उसके बाद साथियों अब हम लोग हल करेंगे दूसरा प्रश्न। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अब हम लोग हल करेंगे साथियों दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हम लोग का ये है, इस प्रश्न में कहा गया है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। यानी कि कह रहा है इस प्रश्न में कहा है साथियों कि इस मान लीजिए एक बेलन है, एक सिलेंडर है, तो उस सिलेंडर में जितनी हवा भरी जाती है उसका 1/4 भाग बाहर भी निकाल देता है। तो इसमें हवा की मात्रा बताना है। उसके बाद हवा की मात्रा के साथ साथ साथियों आपको श्रेणी प्राप्त करके बताना है कि यह AP में है या नहीं है। तो चलिए इस प्रश्न को हम सभी लोग हल करते हैं साथियों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं साथियों, एक बेलन बना लेते हैं और एक बेलन बना लेते हैं। उसके बाद साथियों मान लेते हैं कि इस बेलन में हवा की मात्रा यक्स है। हमने एक बेलन बना लिया साथियों। अब इस बेलन में जो हवा की मात्रा है वो मान लेते हैं यक्स मात्रा है, हवा की मात्रा यक्स है। तो अब हम इसी प्रकार मान करके निकालेंगे साथियों कि माना बेलन में यक्स यूनिट की हवा भरी हुई है, माना बेलन में, मतलब साथियों इस बेलन में यक्स यूनिट हवा भरी हुई है, तो इसमें जितनी स्थितियां बनती हैं सभी स्थितियों को निकालेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट स्थिति बनती है, फर्स्ट स्थिति जो हमारी बनती है यानी कि वो पहला श्रेणी का पहला पद यक्स हो जाएगा। अब हम लोग दूसरी स्थिति निकालते हैं, तो दूसरी स्थिति साथियों क्या होगा, मान लिया जाए कि इसमें एक्स यूनिट है तो यक्स माइनस यक्स का 1/4 भाग निकाल भी दिया जाता है साथियों, यानी कि यक्स का 1/4 भाग बाहर भी निकाल दिया जाता है। तो इसका मतलब का मतलब गुणा होता है साथियों, तो यक्स माइनस यक्स गुणे 1/4, इस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साथियों एक्स माइनस यक्स/4। उसके बाद इसको हल करते हैं तो आपको मिलेगा, बराबर भी लगाते जाइए साथियों। उसके बाद इसको हल करते हैं तो आपको मिलेगा 4x माइनस x/4 और उसके बाद साथियों 4x में से एक x निकालते हैं तो 3x/4। तो यानी कि x 1/4 भाग बाहर निकालने पर आपको श्रेणी का दूसरा पद मिला 3x/4। इसी प्रकार साथियों तीसरा स्थिति निकालिए। तो तीसरा स्थिति आपका क्या हो जाएगा, स्थिति नंबर तीसरा, तो तीसरा स्थिति हो जाएगा। अब इसमें साथियों इसका मान लिया जाए इतनी हवा भर गई तो इतनी हवा में से अब इतने का 1/4 भाग बाहर निकलेगा, तो यानी कि 3x/4 और साथियों इतने का ही 1/4 भाग बाहर निकलता है, यानी कि इतना ही इसमें से
गुणा करेंगे 1/4 का, उतना भाग बाहर निकलता है। तो यानी कि 3x माइनस 4 इंटू साथियों 1/4 इंटू कर दीजिए या का लिख दीजिए, का मतलब गुणा होता है साथियों। प्रश्न में जैसा कहा वैसा ही लिखिए। तो आप इसको हल करेंगे तो 3x/4 माइनस ये हो जाएगा 3x करने में 3x और ये हो जाएगा 4 चौके 16 साथियों। तो उसके बाद इसको अगर आप हल करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 16, इसका एलसीएम हो जाएगा। और जब 16 इसका एलसीएम हो जाएगा साथियों तो आपको ऊपर मिलेगा 12x माइनस 3x, 12x माइनस 3x और 12x में से 3x को माइनस कर देंगे तो आपको 9x 9x/16 और 9x/16 अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए। इस प्रकार साथियों आपको जो है तीसरा स्थिति नंबर तीसरा बन जाता है। उसके बाद अब चौथा स्थिति भी आप निकाल सकते हैं। तो चौथा स्थिति निकालेंगे आप सभी लोग। चौथा स्थिति श्रेणी का चौथा पद यानी कि, तो अब की बार इतने में से जो है हवा निकलेगा। तो 9x/16 माइनस 9x/16 का 1/4 भाग बाहर निकलता है, तो का 1/4 भाग बाहर निकाल देंगे। तो इसको का मतलब गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगाकर इसको हल करेंगे। तो 9x/16 माइनस 9x/16 गुणे 1/4 साथियों कितना 1/4। यहाँ से आप जो है इसको सॉल्व करेंगे साथियों। तो साथियों यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9x/16 माइनस, उसके बाद साथियों ये हो जाएगा 9 करने में 9, 9x/4 16 चौके 64, इस प्रकार इतना प्राप्त होगा। उसके बाद साथियों इसका एलसीएम लेंगे तो ये 64 इसका एलसीएम हो जाएगा और इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 36x माइनस 9x। उसके बाद 36x में से 9x को घटाएंगे साथियों तो 27x आपको मिलेगा, 27x/64 आपको प्राप्त होगा साथियों। इस प्रकार जो आपको एक श्रेणी प्राप्त हुआ साथियों, अब आप लोग श्रेणी को लिख लेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इस प्रकार से जो आपको श्रेणी प्राप्त हुआ साथियों, हम आपको उसको दिखाएंगे। तो ये श्रेणी आपका प्राप्त हुआ साथियों। एक मिनट आप यहाँ से देखेंगे, आपका पहली श्रेणी प्राप्त हुआ x 3x/4, उसके बाद 9x/16 27x/64, यानी कि ये श्रेणी आपको प्राप्त हुआ है। अब इस श्रेणी का जो है साथियों सर्वांतर निकालेंगे और देखेंगे सर्वांतर निकालने के बाद अगर पूरा मान बराबर आता है सर्वांतर तो साथियों यानी कि यह एक समांतर श्रेणी में है। नहीं अगर बराबर आता है तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो यानी प्रथम पद x हो जाएगा और उसके बाद सर्वांतर d1। तो d1 निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, पहले d1 निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो 3x/4 माइनस x और इसमें से इसको घटा दिए हैं तो आपको मिलेगा 3x माइनस 4x/4 और 4x में से निकलेगा तो आपका माइनस x/4 हो जाएगा। उसके बाद d2 निकालते हैं सर्वांतर। तो अब की बार तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे साथियों। तो तीसरा पद ये है आपका, इसमें से घटाएंगे 9x/16 माइनस 3x/4। तो इसको हल करेंगे तो 9x माइनस 12x साथियों बटे 16, तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस 3x/16 हो जाएगा। तो उसके बाद साथियों अब यहाँ पर सर्वांतर दूसरे पद से पता चल जाता है। दोनों सर्वांतर d1 और d2 ये आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं उपरोक्त श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है साथियों। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। ये रहा इसका हल, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद साथियों अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न पे साथियों। तो साथियों अब हम लोग पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है
और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत 50 रुपया है, बढ़ती जाती है। तो यानी कि इसकी सहायता से आपको एक समांतर श्रेणी प्राप्त करना है। तो साथियों इसमें क्या करना है, एक बात पहले मेरी बात को सुनिए। इस प्रश्न में कहा है एक कुआं खोदा जाता है और उस कुएं की खुदाई का जो है लागत जो है प्रत्येक मीटर का लागत, यानी 1 मीटर गहरा खोदा जाता है तो 150 रुपया देना पड़ता है। उसके बाद एक मीटर के बाद जो है अतिरिक्त जो खोदा जाता है उस पे 50 रुपया बढ़ता जाता है, एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो यानी कि इसी की सहायता से आपको एक श्रेणी प्राप्त करना है साथियों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रथम किलोमीटर की खुदाई का लागत निकाल लेते हैं, प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत लिख लेते हैं। इस प्रकार साथियों हमने लिख लिया, प्रथम मीटर की खुदाई का लागत 150 रुपया है। उसके बाद जो है अतिरिक्त 1 मीटर एक्स्ट्रा खोदेंगे तो 8 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब इसी प्रकार ये हमारा 1 मीटर का हो गया साथियों। अब इसी प्रकार हम दो मीटर की खुदाई का लागत निकालेंगे। तो 2 मीटर की खुदाई का लागत हमारा क्या होगा, इस प्रकार साथियों आप 2 किलोमीटर की खुदाई का लागत निकालेंगे तो 2 किलोमीटर में आपको 1 किलोमीटर का 150 है, लेकिन 2 किलोमीटर जब खोदा जाता है तो उसमें आपको 50 रुपया एक्स्ट्रा लगता है साथियों। तो यानी कि इसका जो है 2 किलोमीटर की खुदाई का जो लागत होगा ये होगा 200 रुपया साथियों। इसी प्रकार तीसरे किलोमीटर की निकालते हैं साथियों। तो तीसरे किलोमीटर का आपका जो निकल कर आएगा वो 200 में 50 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। तो 250 प्लस 50 तो यानी कि आपको 250 देना पड़ेगा साथियों। उसके बाद इसी प्रकार तीसरे किलोमीटर का निकालेंगे साथियों। तो तीसरे किलोमीटर का जब निकालेंगे तो 250 में आपको 50 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये आपको टोटल 300 रुपया देना पड़ेगा साथियों, 4 किलोमीटर का खुदाई का लागत। उसके बाद साथियों इसी प्रकार 5 किलोमीटर का खुदाई का लागत निकालेंगे तो 300 में 50 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 300 में 50 एक्स्ट्रा देंगे तो साथियों आपको 350 रुपया देना पड़ेगा। इस प्रकार से साथियों जो है हमारा 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर खुदाई का लागत जो हमारा आया है वो हमारा एक श्रेणी प्राप्त होता है एपी, यानी एक एपी प्राप्त होता है साथियों 150, उसके बाद 200, उसके बाद 250, उसके बाद 300 कामा 350, ये हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है साथियों। अब इस श्रेणी में देखिए सब में 50 का अंतर है, सब में 50 का अंतर है। देखिए ये भी 150 है, ये 200 है, यानी कि सब में 50 का डिफरेंस है साथियों इसमें। तो यानी कि इसमें सर्वांतर समान है, इस श्रेणी का सर्वांतर समान है। तो यानी जब सर्वांतर समान है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो अब हम लास्ट में ये बात लिख देंगे, यही बात लिख देंगे साथियों, यह श्रेणी एक समांतर श्रेणी है क्योंकि सभी का अंतर समान है, यानी सर्वांतर हमारा इसमें सेम है। तो ये रहा साथियों प्रश्न नंबर तीसरे का हल। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इससे समझ पाए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पे। तो साथियों अगला प्रश्न हमारा ये है, इस प्रश्न में कहा गया है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपया 1000 की राशि है 8% की वार्षिक दर की चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो साथियों इसी पर जो है आपको एक समांतर श्रेणी का मान निकालना है। चलिए इस प्रश्न को हम सभी लोग हल करते हैं साथियों। इस प्रश्न को इस प्रकार हल करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ दिया है उसको लिख लेंगे साथियों। तो क्या चीज़ दिया गया है इसमें, इसमें दिया है साथियों मूलधन P बराबर, मूलधन को P से लिखते हैं। तो मूलधन P बराबर आपका दिया गया है साथियों 1000 रुपये, 1000 नहीं 10,000 रुपये साथियों, 10,000 रुपये इस प्रकार लिख लेंगे। उसके बाद दर कितना है साथियों, इसमें दर कितने का है, दर को R से लिखते हैं। तो दर आपका 8% है, इस प्रश्न में देख सकते हैं 8% दिया गया है। उसके बाद अब आप लोग जानते हैं सूत्र होता है इसका साथियों, मूलधन मिश्र धन निकालने का सूत्र होता है P इंटू 1+R/100, इस प्रकार एक सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पर साथियों आप लोग जब है मान निकालेंगे तो देखते हैं कितना प्राप्त होता है साथियों। तो अब हम इसमें मान रखते हैं तो हमारी पहली स्थिति होगा साथियों, पहला स्थिति हो जाएगा 10,000, मूलधन का मान P का मान 10,000 है तो 10,000 रखेंगे। 1+R का मान साथियों 8% है, 8 हो जाएगा बटे में साथियों ये पहले वर्ष का है तो पहले वर्ष का यानी कि आपका पहला वर्ष का जो है
वो 100 रुपया है। तो पहले वर्ष का आपका यही रहेगा साथियों, यानी कि ये पहली स्थिति बन गई। उसके बाद दूसरी स्थिति निकालेंगे साथियों, फिर यही फार्मूले पे रखेंगे। तो पी का मान 10,000 है साथियों, तो 10,000। उसके बाद 1 प्लस 8 बटे ये दूसरी स्थिति दूसरे वर्ष के लिए हो जाएगा साथियों, बटे 100। तो 100 लिखेंगे। तो दूसरे वर्ष के लिए रहे तो इस पर स्क्वायर लगा के लिखेंगे। उसके बाद तीसरे वर्ष का निकालेंगे साथियों, तो तीसरे वर्ष का आपका 10,000, 10,000। उसके बाद 1 प्लस 8/100, 8/100 तीसरे वर्ष का है, तो साथियों इस पर क्यूब लगा देंगे। अब यहाँ पर आपको ये देखना है साथियों, क्या ये जो श्रेणी प्राप्त हुआ है प्रथम द्वितीय तीसरी स्थिति का, क्या इसका अंतर समान है? तो बिल्कुल नहीं, इसका अंतर समान नहीं होगा। तो जब अंतर समान नहीं है तो आप लास्ट में ये बात लिख देंगे कि अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। साथियों समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि इसका अंतर समान नहीं है, क्योंकि इसका अंतर समान नहीं है, समान नहीं है। तो ये रहा साथियों प्रश्न नंबर पहले का चौथे प्रश्न का हल। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा? आप लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग को। तो साथियों ये रहा तीसरा प्रश्न। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने दूसरा प्रश्न क्यों नहीं बताया। तो दूसरा प्रश्न साथियों सत्य असत्य है, तो उसको आप लोग निर्णय लेकर बता लीजिएगा। वो प्रश्न बहुत आसान है, सत्य असत्य आप खुद ही बता सकते हैं। और वो भी श्रेणी बताना है, समांतर है या नहीं, बस केवल इतना बताना है। तो आप लोग उसको बिल्कुल समझ सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं तीसरे प्रश्न पे। इस प्रश्न में कहा गया है साथियों, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ये और सर्वांतर डी है। तो 4 पद निकालने हैं हमें साथियों। तो पद निकालने का सूत्र होता है, तो मैं आपको बता दूं, पद निकालने का सूत्र यही होता है साथियों। अगर प्रथम पद निकालते हैं तो प्रथम पद यही होता है, दूसरा पद निकालते हैं तो ये प्लस डी होता है, तीसरा पद निकालने का सूत्र साथियों ये प्लस 2d होता है, चौथा पद निकालने का सूत्र ये प्लस 3d होता है। इसी सूत्र से पद निकाला जाता है साथियों। तो चलिए अब हम लोग इसी सूत्र की सहायता से पद निकालते हैं। तो साथियों यहाँ पर पद निकालने के लिए कुछ वैल्यू दी गई है। पहला प्रश्न है, इसमें पद निकालने के लिए वैल्यू दिया गया है। प्रथम पद ये सर्वांतर डी है, तो प्रथम पद आपका जो है, प्रथम पद ये बराबर आपका 10 ही हो जाएगा। उसके बाद साथियों दूसरा पद निकालेंगे तो द्वितीय पद, दूसरा पद आपका क्या होता है, दूसरे पद का सूत्र क्या होता है साथियों, ए प्लस डी होता है। तो ए प्लस डी, अब इसमें मान रखेंगे तो ए का मान साथियों 10 है, तो 10 प्लस डी का मान साथियों 10 है, तो 10 रखेंगे। उसके बाद 10 को जोड़ेंगे तो दूसरा पद आपका 20 निकल कर आएगा। इसी प्रकार तीसरा पद निकालते हैं साथियों। तो तीसरा पद क्या है, तीसरा पद का सूत्र क्या होता है साथियों, ये प्लस 2d होता है, ये प्लस 2d होता है। तो अब इसमें मान रखेंगे, ए का मान 10 है, प्लस 2 गुणे डी का मान भी 10 है साथियों। तो यहाँ पर 10 दूना 20 और 10 जोड़ेंगे तो आपका 30, तीसरा पद 30 निकल कर आएगा साथियों। उसके बाद चौथा पद निकालते हैं। तो चौथा पद निकालने का सूत्र क्या होता है साथियों, ये प्लस 3d होता है। अब इसमें मान रखेंगे तो ए का मान 10 प्लस 3 गुणे डी का मान भी 10 होता है। उसके बाद साथियों 10 तिया 30 और 10 जोड़ेंगे तो 40। तो यानी चौथा पद का मान जो आएगा साथियों ये आपका 40 निकल कर आएगा। इस प्रकार तो साथियों मैंने आपको 4 पद निकाल कर दिखा दिया है। अब जो है ये पहला प्रश्न था, अब हम जो है दूसरा क्वेश्चन लेते हैं साथियों। तो दूसरा प्रश्न हम लोग का है, तो दूसरा प्रश्न यह साथियों, इसमें दूसरे में दिया गया है ये बराबर -2, 2t बराबर 0 दिया गया है। तो यानी कि 4 पद निकालने हैं आपको। तो पहला पद निकालेंगे, पहला पद, तो पहला पद साथियों ये से लिखते हैं। तो पहला पद आपका ये बराबर -2 होगा। उसके बाद दूसरा पद निकालेंगे साथियों। तो दूसरा पद निकालने का सूत्र होता है ये प्लस डी होता है। तो इसमें मान रखेंगे तो ए का मान 2 है, प्लस -2 है साथियों, और डी का मान 0 है। तो इसको हल करेंगे तो आपको -2 मिलेगा। तो यानी कि दूसरा पद भी साथियों आपका -2 ही निकल कर आएगा, दूसरा पद भी आपका -2 ही होगा साथियों। उसके बाद साथियों अब इसी प्रकार तीसरा पद निकालेंगे। तो तीसरा पद, तो तीसरे पद का सूत्र होता है साथियों ये प्लस 2d,
ए प्लस 2d। अब इसमें मान रखेंगे, ए का मान -2 है, प्लस 2 गुणे डी का मान 0 है, तो -2। अब साथियों 2 का गुणा 0 में होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो -2 में 0 जुड़ेगा तो -2 आएगा साथियों। तो यानी कि तीसरा पद भी -2 होगा। उसके बाद अब चौथा पद निकालते हैं। 4 पद तक हमको निकालना है साथियों। तो चौथा पद का सूत्र होता है ये प्लस 3d, ये होता है। अब इसमें मान रखेंगे तो ए का मान साथियों -2 प्लस 3 गुणे डी का मान साथियों आपका 0 है, तो 0 रखेंगे और इसको हल करेंगे साथियों। तो देखिए 3 का गुणा 0 में तो पूरा 0 हो जाएगा, और उसके बाद इसका जो है साथियों 2 में -2 में 0 जुड़ेगा तो आपका -2 ही आएगा। तो यानी कि मैंने आपको 4 पद निकाल कर दिखा दिया। अब चारों पद का जो श्रेणी प्राप्त हुआ साथियों, एपी के 4 पद अर्थात, तो आप इसको लिख देंगे एपी के 4 पद, 4 पद बराबर कितना आया साथियों, -2 कामा -2 कामा -2 कामा -2। तो यही इसका आंसर हो जाता है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है साथियों प्रश्न नंबर तीसरे का जो है तीसरा, चौथा, पांचवा देखते हैं। तो तीसरे का तीसरा प्रश्न ये है साथियों, इसमें ए बराबर 4, डी बराबर -3। अब यहाँ पे 4 पद हमको निकालना है, तो चलिए 4 पद को निकालते हैं। तो प्रथम पद को ये से लिखते हैं साथियों, तो ये बराबर 4 ही दिया है। उसके बाद दूसरे पद का सूत्र होता है साथियों ये प्लस डी, ये होता है। तो ए का मान 4 है तो 4 रखेंगे, प्लस डी का मान -3 है तो यहाँ पर -3 रखेंगे। उसके बाद इसको हल करेंगे साथियों, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 -3 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा साथियों। उसके बाद तीसरा पद निकालेंगे, तो तीसरे पद का सूत्र होता है साथियों ये प्लस 2d, और इसमें मान रखेंगे तो ए का मान आपका 4 है तो 4 रखेंगे। उसके बाद साथियों यहाँ पर प्लस है तो प्लस, उसके बाद साथियों प्लस 2 गुणे डी का मान साथियों कितना है, डी का मान आपका -3 है तो -3 रखेंगे, -3। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे साथियों, तो आपका 4 प्लस और 3 दूना 6, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साथियों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और 3 दूना 6 साथियों, -6 में से 4 घटेगा तो आपका -2 आंसर आएगा। इसी प्रकार साथियों चौथा पद निकालेंगे, तो चौथे पद का सूत्र होता है आपका ये प्लस 3d होता है। अब इसमें मान रखेंगे, तो साथियों ये का मान आपका 4 है, 4 प्लस 3 गुणे डी का मान साथियों -3 है, 3 रखेंगे। तो 4 प्लस 3 का गुणा -3 में होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा साथियों, यहाँ पर माइनस चिन्ह लग जाएगा। तो आपका आएगा साथियों -9 में से 4 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। इस प्रकार साथियों यहाँ पर एक श्रेणी प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर एपी के जो श्रेणी प्राप्त हुआ है वो होगा, अतः एपी के 4 पद, क्या है एपी के 4 पद साथियों, 4 कामा 1 कामा -2, उसके बाद साथियों -5, यही जो है इसके एपी के 4 पद निकल कर आए हैं। तो यही इसका आंसर हो जाता है साथियों। अब उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न साथियों। तो चलिए चौथे पांचवे को देखते। तो साथियों यहाँ पर चौथा प्रश्न मैंने पहले से हल कर रखा है, इस प्रकार से मैंने इसको भी हल कर दिया है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार से मैं पूरा प्रश्न समझाऊंगा साथियों, तो आपका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो कुछ आप लोग भी सॉल्व कीजिए, मैं सॉल्व कर दिया हूँ, बस इसको केवल आप लोग को समझना है, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा साथियों। उसके बाद ये रहा आपका पांचवा प्रश्न जो है, इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग, मैंने हल कर दिया है, बस केवल आपको समझना है साथियों। तो ये रहा आपका साथियों, ये रहा चौथा प्रश्न। इसमें कहा गया निम्नलिखित एपी के प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। यानी कि एक एपी, एक श्रेणी दिया गया है, इसका हमें प्रथम पद और सर्वांतर बताना है साथियों। कुछ नहीं करना है, बस केवल प्रथम पद और सर्वांतर निकाल कर बताना है। तो चलिए साथियों, ये पहला प्रश्न है, इसे हम लोग हल करेंगे। तो प्रथम पद जो होगा साथियों हमारा, प्रथम पद ये बराबर होगा साथियों 3, यानी श्रेणी का प्रथम पद पहला अंक हो जाता है। अब उसके बाद इसका सर्वांतर निकालेंगे, तो सर्वांतर को डी से लिखते हैं, और किस प्रकार से निकाला जाता है ये मैंने आपको पहले से बता रखा है साथियों। यानी कि जो है आपका दूसरा पद जो होता है, दूसरे पद में पहले पद को घटा दिया जाता है।
तो दूसरा पद 1 है साथियों, तो 1 में से पहला पद 3 है तो 3 को घटा देंगे तो आपका आंसर आएगा -2 साथियों। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब साथियों उसके बाद इस प्रश्न में जितने प्रश्न दिए गए हैं मैं आपको उनका हल दिखा देता हूँ। मैंने एक आपको समझा दिया, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और उसको आप लोग समझ लीजिएगा। साथियों ये दूसरा प्रश्न है, श्रेणी दिया गया है, इसका प्रथम पद ये बराबर -5 सर्वांतर डी। मैंने डी निकाल लिया है, तो डी कैसे निकाला है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया है साथियों। तो यहाँ पर हमारा जो तो यहाँ पर साथियों घटा दिया है, तो घटाने पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगता है, तो ये भी माइनस में ये भी माइनस, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब +5 में से -1 निकल जाएगा तो 4 बचेगा। उसके बाद साथियों तीसरा प्रश्न है, प्रथम पद आपका ये बराबर 1/5 हो जाएगा। सर्वांतर डी जब निकालेंगे तो 5/3, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो आपका 4/3 आ जाएगा। उसके बाद साथियों चौथा प्रश्न है, प्रथम पद आपका ये बराबर 0.6 हो जाएगा। सर्वांतर डी बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 1.1 आ जाएगा। यही इस प्रश्न का हल हो जाता है साथियों। उसके बाद साथियों ये रहा पांचवा प्रश्न। इस प्रश्न में कहा गया है एक एपी दिया गया है 10, 5, 0, -5 का सर्वांतर डी है 5 के बराबर है, यानी कि इस श्रेणी का जो सर्वांतर है वो 5 कह रहा है। औचित्य के साथ बताइए कि यह कथन सत्य है या असत्य है। तो इसको हल करना पड़ेगा साथियों। तो मैंने यहाँ पर हल कर दिया है, पहले जो एपी दिया गया है उसको लिख लिया हूँ 10, 5, 0, -5। यहाँ पर सर्वांतर डी 5 कहा है, तो अब हम सर्वांतर तरीके से इसको निकालते हैं। तो इस श्रेणी का सर्वांतर अब हम निकालेंगे तो D1, तो पहले पद में से दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो साथियों आपका -5 आएगा। उसके बाद D2 निकालेंगे तो साथियों आपको तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना पड़ेगा तो आपका -5 आएगा। उसके बाद D3 निकालेंगे तो साथियों आपको चौथे पद में से तीसरा पद निकालना पड़ेगा, तो इस प्रकार से तब भी -5 आएगा। तो यहाँ पर इस श्रेणी का जो सर्वांतर आया साथियों वो D बराबर -5 आया है। तो हम कह सकते हैं अतः उपयुक्त कथन असत्य है। यहाँ पर सर्वांतर 5 नहीं होगा, यहाँ पर -5 होगा, इसलिए दी गई श्रेणी का कथन जो है असत्य है साथियों। तो ये रहा इस प्रश्न का हल, पांचवें प्रश्न का हल। अब हम साथियों जो है छठवां प्रश्न हल करते हैं। तो छठवें प्रश्न में भी सही गलत है। इस प्रश्न में कहा गया है साथियों, औचित्य के साथ बताइए कि क्या यह कथन सत्य है कि -1, 3/2, -2, 5/2 से एक एपी बनती है, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि इससे एक श्रेणी बनती है, एक समांतर श्रेणी बनती है। तो जब एक समांतर श्रेणी बनती है तो यहाँ पर सर्वांतर निकाला गया है कि जो है A2 माइनस A1 को घटाया जाए तो A3 माइनस A2 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर श्रेणी के पदों को मैंने लिख लिया है और श्रेणी के पदों को मैंने माना जो है A1 बराबर -1, A2 बराबर साथियों -3/2। उसके बाद साथियों जो है A3 बराबर -2। श्रेणी के पदों को मैंने इस प्रकार मान लिया। अब प्रश्न में जैसा कहा गया मैं वैसा काम करता हूँ। प्रश्न में ये बात कहा गया है तो इसी के आधार पर मान को रखता हूँ और हल करता हूँ। तो A2 माइनस A1 निकालता हूँ तो साथियों A2 का मान आपका -3/2 है तो -3/2, और A1 का मान साथियों -1 है तो -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 3/2 और 3/2 को हल करेंगे तो 3 + 2/2 बराबर 5/2 प्राप्त होगा। उसके बाद इसी प्रकार A3 में से A2 को घटाकर मान निकालते हैं तो -2 माइनस, अब जो है A3 का मान साथियों आपका -2 है और A2 का मान आपका -3/2 है। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2 + 3/2, तो यहाँ पर -4 + 3/2 हो जाएगा, तो आपको आंसर प्राप्त होगा -1/2। तो यहाँ पर साथियों A2 माइनस A1 का मान माइनस माइनस नहीं प्लस 5/2 प्राप्त हुआ है। उसके बाद A3 माइनस A2 का मान -1/2 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल A3 माइनस A2, यानी कि ये आपस में बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं यह कथन असत्य है, क्योंकि दिए गए एपी के सर्वांतर जो है समान नहीं है, यानी कि जो सर्वांतर डी है यह बराबर नहीं है, तो यह कथन असत्य हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो साथियों अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा साथियों आपका सातवां प्रश्न।
इस प्रश्न में कहा गया यदि संख्याएं n-2, 4n-1 और 5n+2 हैं, किसी एपी में है, यानी कि एक एक समांतर श्रेणी बनाती हैं, तो n का मान निकालना है। तो साथियों मैंने यहाँ पर दी गई समांतर श्रेणी को लिख लिया हूँ, n-1, 4n-1, 5n+2, ये हमारे एक एपी में है, यानी एक समांतर श्रेणी बना रही हैं। और मैं इनको मान लेता हूँ D1, D2, D3, इस प्रकार से सर्वांतर मान लेता हूँ। अब इसमें से क्या करेंगे, सर्वांतर निकालेंगे। अगर हमारा जो है D2 माइनस D1 को घटा करके D3 माइनस D2 के बराबर लिखते हैं, तो इसमें मान को मैं रखता हूं, तो D2 का मान हमारा n-2 है। एक मिनट, D2 का मान साथियों हमारा 4n-1 है। उसके बाद माइनस में साथियों हमारा D1 का मान n-2 है, तो मैंने n-2 रख दिया। उसके बाद D3 का मान 5n+2। उसके बाद साथियों D2 का मान हमारा 4n-1 है, तो मैंने 4n-1 कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह अंदर का बदल जाएगा, -1+2 हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, -4n+1 हो जाएगा। मैं इसको साथियों हल करता हूँ, तो 4n में से एक n निकालेंगे तो 3n, और यहाँ पर +2 में से -1 निकालेंगे तो +1 बचेगा। इसी प्रकार इधर से 5n में से 4n घटाएंगे तो n, उसके बाद 2 + 1 जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर n को इधर लाते हैं तो ये हमारा इधर माइनस में हो जाएगा, और इस 1 को इधर लाएंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। 3n में से एक n निकलेगा, 2n बचेगा, 3 में से एक घटेगा, 2 बचेगा। n इधर, n में दो इधर गुणा करता है, इधर आएगा भाग करेगा, तो n बराबर 2/2 हो जाएगा। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल होगा, तो n का मान हमारा 1 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाता है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न नंबर 7 का हल समझ गए होंगे। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। साथियों ये रहा प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। तो साथियों मैंने इस प्रश्न को हल कर दिया है। सबसे पहले आपको मैं इसका प्रश्न दिखा दूं साथियों। इस प्रश्न में जो है 8वें प्रश्न में साथियों कुल मिलाकर टोटल जो है इतना सारा प्रश्न दिया गया है, यानी कि 15 प्रश्न दिया गया है साथियों। तो इस प्रश्न में मैं केवल आज की इस वीडियो में केवल एक प्रश्न हल करके बताएंगे साथियों। अगर आप एक प्रश्न को समझ गए तो इसी के आधार पे आप सभी प्रश्न हल कर ले जाएंगे साथियों। और अगर आप इसी प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे तो आप इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं हल कर पाएंगे। वैसे मैं खैर इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा, 8वें प्रश्न के सभी प्रश्न का हल का एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको उदाहरण के लिए एक प्रश्न का हल बता देता हूँ, फिर भी आप लोग दिमाग लगाइएगा तो समझ जाएंगे। चलिए साथियों, तो हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, तो 3 पद हमें निकालना है। तो पद निकालने का सूत्र आपको मैंने बता ही दिया। तो साथियों पद निकालने का सूत्र होता है ये बराबर, प्रथम पद ये होता है, द्वितीय पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2d होता है, चौथा पद ए प्लस 3d होता है। इस प्रकार से पद निकालने का सूत्र होता है। तो अब हम प्रथम पद निकालते हैं, तो प्रथम पद हमारे ये बराबर 2 हो जाएगा। और सर्वांतर किस प्रकार से निकाला जाता है साथियों, जब D1 निकालेंगे तो जो है सर्वांत दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 4 - 2 बराबर 2 आएगा साथियों। तो सर्वांतर भी मैंने निकाल दिया। और उसके बाद अब जो है पद निकालेंगे। तो इस प्रश्न के कहने का मतलब ये है साथियों कि आपको इसमें 4 पद निकाल कर बताया गया है, तो 3 पद आप लोग और निकालिए इस प्रश्न में। तो 3 पद कैसे निकालेंगे, तो 3 पद आपको फार्मूला लगाकर निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने 4 पद तक के आपको फार्मूला बताया है, तो इसी प्रकार 5वां पद निकालेंगे साथियों। तो 5वां पद का जो सूत्र होगा वो होगा आपका ये +4d हो जाएगा, ये +4d। इसी प्रकार से इसमें 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब इसी प्रकार आपका बढ़ता जाएगा। तो 5वां पद का सूत्र ये +4d हो गया। अब इसमें ये और d का मान रखेंगे, तो a का मान साथियों 2 प्लस 4 गुणे d का मान 2 है, तो इसमें 2 रखेंगे। तो 2 + 4 दूनिया 8, और 8 2 जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा। 5वां पद निकल गया। 6वां पद साथियों आपका, यानी कि हमारा जो 6वां पद होता है ये +5d। अब ये का मान इसमें रखेंगे तो a का मान 2, d का मान 2, तो इसमें रखेंगे तो
2 + 5 × 2, तो इसमें 2 + 5 दूना 10, इसको हल करेंगे तो आपको 12 मिलेगा। उसके बाद 7वां पद निकालेंगे तो ये +6d, तो 2 + 6 × d का मान 2, तो इसमें 2 + 6 दूना 12 और 12 2 14 हो जाएगा। तो साथियों मैंने 3 अतिरिक्त पद निकाल दिया। तो 3 पद आपका जो प्राप्त हुआ साथियों, वो आपका कौन कौन सा हुआ? 10 12 14, 10 12 14। उसके बाद यहाँ पर 4 पद निकाल कर बताए गए थे, तो 3 पद मैंने और भी निकाल दिया। तो आप उसके आगे भी ये भी लिख सकते हैं। तो मैंने 3 पद निकाल दिया, यही इसका आंसर हो गया साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अगर पहला प्रश्न समझ गए होंगे तो नेक्स्ट सभी प्रश्न भी समझ जाएंगे साथियों। तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तो देखने में भी काफ़ी बोरिंग महसूस होने लगता है साथियों। वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो आप लोग वीडियो भी उतना वॉच नहीं करते होंगे, काफ़ी लॉन्ग हो जाता है तो इसलिए आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। चलते हैं साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। रहा 9वां प्रश्न। इस प्रश्न में कहा गया है, औचित्य देते हुए बताइए कि क्या यह कथन सत्य है कि निम्नलिखित किसी एपी के 91 पद हैं। 91 पद मतलब साथियों यहाँ पर अनेक पद हो सकते हैं, यानी n का मान अनेक हो सकता है, और वो भी से एक समांतर श्रेणी भी बनना चाहिए साथियों। तो चलिए इस प्रश्न को हम सभी लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया साथियों, पहला क्वेश्चन है 9वें का पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि 2n-3, इसमें n का मान 1 2 3 4 लेना है, यानी एक श्रेणी बनाना है तो कम से कम 4 पद लेना है। तो इसमें मान रखकर हम लोग निकालते हैं श्रेणी का मान जो है क्या प्राप्त होता है। तो 2 गुणे पहले a1 निकालेंगे, 1 का मान मतलब n का मान 1 रखेंगे तो a1, तो 2 गुणे n की जगह पर पहले 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा -3। तो साथियों आपको मिलेगा 2 × 2 -3, और इसका आंसर होगा -1 आएगा साथियों। उसके बाद इसी प्रकार a2 निकालेंगे, तो a2 निकालेंगे तो आपकी बार n का मान 2 रखेंगे, तो 2 गुणे साथियों 2 गुणे 2 -3। उसको बाद इसको हल करेंगे तो 2 दूना 4 -3, और इसको हल करेंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे तो आंसर 1 आएगा साथियों। इसी प्रकार a3 निकालेंगे साथियों, तो a3 जो आएगा वो आएगा आपका साथियों, आपकी बार a3 n का मान जो है 3 रखेंगे, तो 2 गुणे 3 -3। उसके बाद साथियों इसको हल करेंगे तो 2 गुणे 1 मिनट साथियों, 2 2 तिहाई 6, तो यानी कि आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद -3 है तो -3, 6 में से 3 घटाएंगे साथियों तो आपका 3 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार a4 निकालेंगे साथियों, तो a4 आपकी बार n का मान 4 रखेंगे, तो साथियों 2 गुणे 4 -3, उसके बाद 4 दूना 8 -3 हो जाएगा। 8 में से 3 घटाएंगे साथियों तो आपका आंसर 5 आएगा। इस प्रकार से साथियों आपको एक श्रेणी प्राप्त हो गई। तो इन संख्याओं की जो श्रेणी हुई, अतः आप लिख सकते हैं, अतः श्रेणी जो होगा इन संख्याओं का वो आपका श्रेणी प्राप्त हो साथियों 1, 2, 3, 4। इस प्रकार नहीं साथियों, पहले आपका -1 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर पहले -1 रखेंगे। उसके बाद a2 का दूसरा मान साथियों +1 प्राप्त हुआ है, तो +1 रखेंगे। उसके बाद a3 का मान 3 प्राप्त हुआ है साथियों। उसके बाद a4 का मान 5 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से श्रेणी प्राप्त हुआ है आपका। अब यहाँ पर साथियों सर्वांतर निकालेंगे, तो जब सर्वांतर यानी समान आएगा तो कथन सत्य हो जाएगा। तो सर्वांतर पहले d1 निकालेंगे, तो d1 निकालने के लिए क्या करता है साथियों, आपको दूसरे पद में से पहला पद घटाना पड़ेगा। तो दूसरा पद आपका 1 है और पहला पद आपका -1 है। तो जब इसमें घटाएंगे दूसरे पद में से पहला घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस, और ये माइनस में पहले से तो प्लस प्लस हो जाएगा। उसके बाद साथियों इसको आगे हल करेंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार d2 निकालेंगे, तो जब d2 निकालेंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे, तो साथियों आपका 3 माइनस 1, यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो आपका आंसर 2 आएगा। इस प्रकार d3 निकालेंगे साथियों, तो आपको जो है चौथे पद में के तीसरा पद घटाना पड़ेगा, तो 5 - 3 हो जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे साथियों तो आपका जो प्राप्त होगा आपका 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सर्वांतर समान है, तो जब सर्वांतर समान है तो आप कह सकते हैं कि अतः हाँ 91 पद
nवें पद के लिए कथन सत्य है साथियों। तो ये रहा इस प्रश्न का हल। मैंने आपको 9वें प्रश्न के पहले प्रश्न का हल बता दिया है साथियों। इस प्रकार से आप लोग पहला प्रश्न समझ गए होंगे। इसके बाद साथियों इसमें जो आपके शेष 2 प्रश्न दूसरा तीसरा जो बच रहा है, इसको आप लोग उसी प्रकार हल कर लीजिएगा जैसा कि मैंने इसको बताया है। पहले आप A1 A2 A3 A4 तक निकाल लीजिएगा, उसके बाद सर्वांतर निकाल लीजिएगा। अगर अंतर समान है तो सब में कथन सत्य लिखते चले जाइएगा साथियों, और सेम आएगा आंसर आपका, करेक्ट आएगा। जैसा कि मैंने पहला प्रश्न हल किया उसी तरीके से आप सेम हल कर लीजिएगा, आंसर आपका एकदम परफेक्ट आएगा। आप n बराबर 1 2 3 4 मान लीजिएगा और उसी टाइप से हल कर लीजिएगा। तो साथियों आज का वीडियो इतना ही, चलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।